हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, बिहार लाइब्रेरियन को लेके जो वैकेंसी आ रहा है तो उसमें जो एलईटी का एग्ज़ाम होगा तो उससे संबंधित जितने भी टॉपिक है उसको हम लोग चैप्टर वाइज कवर करेंगे। तो आइए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइए और हमें सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हम लोग आगामी जो भी वीडियो अपलोड करें आप लोगों तक पहुंचे। साथ ही दोस्तों, वीडियो के साथ साथ हम लोग करेंगे क्या कि चैप्टर वाइज कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाएंगे। जो लाइव होगा, लाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा और सभी को सूचित किया जा रहा है कि देखिए, ये पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान का आधार, ये लाइब्रेरियन का क्या है कि पहला टॉपिक है। पहला टॉपिक में पहला जो चैप्टर है वो पुस्तकालय, परिभाषा, इतिहास और भूमिका। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं हम लोग इस पे और देखते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत क्या क्या है। तो पहला आ रहा है कि पुस्तकालय का शाब्दिक अर्थ है पुस्तक आलय। पुस्तक और आलय, आलय मतलब घर होता है, पुस्तक मतलब पुस्तक हो गया। तो अर्थात पुस्तकों को संग्रहित करने वाला जो स्थान होता है उसको पुस्तकालय कहते हैं। कह रहा है प्राचीन काल में पुस्तकालयों की भूमिका एक संग्रहालय के जैसी थी और पुस्तकें केवल शोभा बढ़ाने के लिए थी जो आम लोगों की पहुंच से बाहर थी। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र दिए, जिनमें से पहला सूत्र पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। यह सुनिश्चित करता है कि पुस्तकें आम लोगों तक पहुँचें। आधुनिक युग में सूचनाओं के विशाल साहित्य के प्रबंधन और पाठकों तक सही सूचना पहुंचाने का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। अब हम लोग चलते हैं पुस्तकालयों के इतिहास के बारे में। तो ये 3 भाग में है, मतलब पहले तो प्राचीन काल में देख लेंगे, मध्यकाल में देख लेंगे, आज़ादी से पहले और फिर आज़ादी के बाद पुस्तकालय का क्या इतिहास था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो यहाँ क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाणों से पता चलता है कि उस समय शिलालेखों आदि के भंडारण के लिए गृह बनाए गए थे। गृह मतलब घर हो गया, भंडार गृह जिसको कहते थे। चीनी यात्री इत्सिंग ने अपने लेखों में नागार्जुन विद्यापीठ के पुस्तकालय का उल्लेख किया है। चीनी यात्री वैनसोंग, याद रखिएगा, इत्सिंग जो है नागार्जुन विद्यापीठ के पुस्तकालय का उल्लेख किया है, जबकि चीनी यात्री वैनसोंग जो है नालंदा के प्रसिद्ध पुस्तकालय धर्मगंज, मतलब वहाँ 3 तरह का पुस्तकालय था, तो उनमें से जो धर्मग्रंथ था उसके बारे में विस्तृत विवरण दिया है। नालंदा पुस्तकालय में 3 भव्य इमारतें थी, देख लीजिए, रत्न सागर, रत्नोदधि और धर्मगंज, याद रखिएगा तीनों नाम। बख्तियार खिलजी 1205 ईस्वी में इस पुस्तकालय को आग लगा दी थी। अब मध्यकाल का देखते हैं इतिहास, पुस्तकालय का मध्यकाल का इतिहास में हम लोग चलते हैं और यहाँ देखते हैं मुगल शासकों ने पुस्तकालयों के विकास पर जोर दिया। लगभग हर राजा के महल में एक निजी पुस्तकालय होता था, मुगल शासक का। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में शाही ग्रंथालय स्थापित की। इसे ही अकबर के साम्राज्य इम्पेरियल ग्रंथालय कहा जाता था। बाबर और हुमायूं भी पुस्तक प्रेमी थे। आप लोग जानते होंगे कि हुमायूं की मृत्यु पुस्तकालय से की सीढ़ियों से फिसल कर हुई थी। अकबर के कार्यकाल में पुस्तकों का एक अलग विभाग बनाया गया था जिसके निदेशक को नाजिम कहा जाता था। अकबर के कार्यकाल में पुस्तकों का एक अलग विभाग बनाया गया था जिसके निदेशक को नाजिम कहा जाता था। अब आज़ादी के पूर्व का देखते हैं, मतलब आज़ादी से पहले पुस्तकालय का क्या इतिहास था उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों कि इसके बारे में पता होना चाहिए आप लोगों को कि जोहान्स गुटेनबर्ग जो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार, इसका नाम याद रखिएगा कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? जोहान्स गुटेनबर्ग ने 1440 के आसपास माना जाता है ये किए थे। 15वीं सदी में प्रेस मशीन के आविष्कार में पुस्तकों और पत्रिकाओं के प्रकाशन में भारी वृद्धि हुई। अंग्रेज़ों के शासनकाल में इम्पेरियल, ये याद रखिएगा, इम्पेरियल कौन है? फतेहपुर सीकरी में जो बनाया था अकबर, उसी शाही ग्रंथालय को कहा जाता था इम्पेरियल सार्वजनिक पुस्तकालय। उसके बाद कोनेमरा पब्लिक लाइब्रेरी, ये मद्रास में है,
और एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी मुंबई में है। जैसे पुस्तकालयों की स्थापना हुई, शुरुआत में ये पुस्तकालय केवल विशिष्ट व्यक्तियों तक सीमित थी, लेकिन 1930 में इन्हें आम जनता के लिए खोल दिया गया। फिर आज़ादी के बाद का हम लोग देख लेते हैं कि स्वतंत्रता के बाद शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक पुस्तकालयों का तेजी से विकास हुआ। राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित होने से पुस्तकालयों का विकास तेजी से हुआ। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना 1948 में डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में की गई थी। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, याद रखिएगा नाम ध्यान से, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना 1948 ईस्वी में डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में की गई। इस आयोग में अनुशंसा की गई कि विश्वविद्यालय के कुल बजट का 6.25% या 40 रुपया प्रति छात्र पुस्तकालय पर खर्च किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1957 में डॉक्टर एस आर रंगनाथन की अध्यक्षता में पुस्तकालय समिति की स्थापना की। याद रखिएगा, पुस्तकालय समिति इस बार है। इससे पहले हम लोग क्या देखे थे कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना 1948 में डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में, वहीं एस आर रंगनाथन की अध्यक्षता में 1957 ईस्वी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा क्या किया गया था, पुस्तकालय समिति की स्थापना की गई। भारत सरकार ने 1957 में के.पी. सिन्हा की अध्यक्षता में सलाहकार समिति की स्थापना की। मतलब सलाहकार समिति 1957 ईस्वी में के.पी. सिन्हा के अध्यक्षता में किया गया। सार्वजनिक पुस्तकालय पुस्तकों के स्थिर भंडार का उल्लेख किया गया है। फिर देखिए यहाँ पे कोठारी आयोग आया। इसमें देखिएगा कि पहले हम लोग कितना परसेंट पढ़े थे अनुदान, 6.25% या 40 प्रति छात्र। अब क्या कोठारी आयोग क्या कहेगा देखिएगा। 1964 से 66 में कोठारी आयोग की स्थापना की गई, जिसने पुस्तकालयों के आधुनिकीकरण के लिए अधिक अनुदान की सिफारिश की। इसमें कुल बजट के 6.5% देने की अनुशंसा की गई थी। मतलब पहले क्या था 6.25, अब 6.5% हो गया। प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में 1991 में इन्फ्लिबनेट, ये भी याद रखिएगा, प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में 1991 में इन्फ्लिबनेट की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य शैक्षणिक पुस्तकालयों का विकास करना है। अब पुस्तकालय का परिभाषा पे जाते हैं तो आप लोग को पता होगा कि पुस्तकालय अंग्रेजी शब्द लाइब्रेरी का ही हिंदी रूपांतरण है, जो कि लैटिन भाषा के लीबर से आया है और लीबर से ही लिब्रा बना, और लिब्रा जो है लाइब्रेरिया बना। लाइब्रेरिया का अर्थ होता है हाउस ऑफ बुक। कई देशों जैसे फ्रांस, बेल्जियम आदि में लाइब्रेरी के स्थान पर बिब्लियोथेक जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ये भी याद रखिएगा, लाइब्रेरी के स्थान पे हम लोग कई जगह जैसे फ्रांस और बेल्जियम में बिब्लियोथेक का शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी जो है पुस्तकालय, ये मतलब पुस्तकालय का परिभाषा दिया है कि पुस्तकालय एक सार्वजनिक संस्थान है जिसका कार्य पुस्तकों के संग्रह की देखभाल करना तथा उसको पाठकों की आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराना है। डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार, देखिए डॉक्टर रंगनाथन जो है वो भी पुस्तकालय का एक परिभाषा दिए हैं। इसका कहना है कि पुस्तकालय एक सार्वजनिक संस्था या स्थापना है जिसका कार्य पुस्तकों के संग्रह की देखभाल व रखरखाव करना तथा व्यवस्था कर पाठकों को नियमित पाठक के रूप में बदलने का कार्य करना है। पुस्तकालयों की भूमिका देखते हैं तो सार्वजनिक पुस्तकालय के रूप में ये ग्रामीण समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे किसानों को नई तकनीकी की जानकारी देना और महिलाओं को स्वास्थ्य और पालन पोषण के बारे में शिक्षित करना। तो ये याद रखिएगा, पुस्तकालयों का जो भूमिका देखते हैं तो पुस्तकालय का प्रकार ये है। फर्स्ट नंबर में जो है सार्वजनिक पुस्तकालय के रूप में जो है ये ग्रामीण समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
जैसे किसानों को नई तकनीकी की जानकारी देना और महिलाओं को स्वास्थ्य और पालन पोषण के बारे में शिक्षित करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि शैक्षणिक पुस्तकालय के रूप में। अब इसको हम जब शैक्षणिक पुस्तकालय के रूप में देखेंगे, वो सार्वजनिक पुस्तकालय में थोड़ा और हम लोग देख लेते हैं। यहाँ ये प्रौढ़ शिक्षा के प्रचार प्रसार में भी सहायक है। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, ये याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक पुस्तकालय खोलने के लिए प्रोत्साहन दिया। सार्वजनिक पुस्तकालय के बाद हम लोग देखते हैं शैक्षणिक पुस्तकालय के रूप में पुस्तकालय का क्या भूमिका है। शैक्षणिक पुस्तकालय के रूप में पुस्तकालय छात्रों में अध्ययन की रुचि बढ़ाते हैं और शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाते हैं। ये पाठ्यक्रम के अलावा भी अन्य पाठ सामग्री प्रदान करते हैं जिससे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो सके। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पुस्तकालय का भूमिका। विशिष्ट पुस्तकालय के रूप में पुस्तकालय की क्या भूमिका है। विशिष्ट पुस्तकालय के रूप में ये अनुसंधान, चिकित्सा उद्योग और व्यापार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और किसी विशिष्ट समूह की सूचना आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। मनोरंजन के क्षेत्र में पुस्तकालय मनोरंजक और हास्य व्यंग की पुस्तकें उपलब्ध कराकर ज्ञान के साथ साथ मनोरंजन भी प्रदान करते हैं। मनोरंजन के बाद हम लोग देख लेते हैं सांस्कृतिक धरोहर के रूप में इसका क्या विकास है। सांस्कृतिक धरोहर के रूप में जो है पुस्तक का क्या है कि सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण में पुस्तकालय दुर्लभ प्रलेखों और पांडुलिपियों का डिजिटलाइजेशन जैसी नई तकनीकों का माध्यम से संरक्षण। सूचना प्रसारण के रूप में पुस्तकालय का क्या योगदान है, तो पुस्तकालय अपनी संग्रहित सूचनाओं को पुस्तक प्रदर्शनी जैसे विस्तार कार्यक्रमों के माध्यम से पाठकों तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का क्लास। ये मेरा पहला क्लास है जिसमें कि कुछ त्रुटि अगर हुई हो तो उसको क्षमा करें। और साथ में अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा दोस्तों हम लोग इसमें टेस्ट भी बोले हैं कि कराएंगे, तो चैप्टर वाइज टेस्ट भी होगा, 20-25 क्वेश्चन का होगा, तो वो लाइव होगा। तो दोस्तों कोशिश कीजिएगा कि आप लोग भी उससे जुड़ें और आप यह वीडियो देखने के बाद कमेंट करें कि टेस्ट किस तरह से करवाएं, कौन सा टाइमिंग में कराएं, ताकि आप लोग भी सब साथ मिलकर उपलब्ध होकर उस टेस्ट को दें और देखें कि किस तरह से हम स्कोर करते हैं। और इसमें जितना भी चीज़ पढ़ें इसको गौर से पढ़ लीजिएगा और इसी से रिलेटेड टेस्ट होगा, तो कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। थैंक यू। और दोस्तों जाते जाते फिर आपसे एक प्रार्थना करता हूं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।